हेलो दोस्तों। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपना पहला चैप्टर 11th क्लास का बेसिक फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग। तो ये जो हमारी वीडियोस होंगी ये हम क्विक रिवीजन वीडियोस बनाएंगे जिसमें हम सारे के सारे थ्योरी चैप्टर रिवाइज करेंगे। वो भी 5 से 10 मिनट में एक पूरा का पूरा चैप्टर हम रिवाइज कर पाएंगे यहाँ से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो डेफिनेशन पे जाने से पहले आपको कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रोसेस पता होनी चाहिए क्योंकि प्रोसेस को मिला के ही हमारी पूरी डेफिनेशन बनी है। तो अकाउंटिंग की जो हमारे कैरेक्टरिस्टिक है या इसको प्रोसेस भी बोला जा सकता है, और अगर आप बुक्स में देखोगे तो वहाँ पे एक और वर्ड है एट्रीब्यूट्स करके। तो पहले ही हमारा जो स्टेप होता है वो है आइडेंटिफिकेशन एंड मेजरमेंट। तो जो भी हमारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होती है उसमें हमें आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व है। फिर जो अकाउंट इन्वॉल्व होते हैं उन्हें हमें मनी टर्म में मेजर भी करना होता है। सेकंड स्टेप हमारा होता है जब हमें पता चल जाता है कि कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व है, उसके बाद हम उन्हें अकाउंटिंग लैंग्वेज में लिखते हैं जिसको कहा जाता है रिकॉर्डिंग या फिर जर्नलाइजिंग भी कहा जाता है। जिस बुक में हम ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं उस बुक का नाम होता है जर्नल। तीसरा स्टेप हमारा होता है ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने के बाद सिमिलर टाइप की जो भी ट्रांजैक्शन होती हैं उन्हें हमें एक हेड के अंडर लिखना होता है। मतलब सारी की सारी सिमिलर नेचर की ट्रांजैक्शंस को एक जगह इकट्ठा करके लिखना होता है जिसे कहा जाता है क्लासिफाइंग या क्लासिफिकेशन। जिस बुक में इन मतलब जो अकाउंट बनते हैं हमारे उस बुक का नाम दिया गया है लेजर। चौथा स्टेप हमारा होता है पूरे बिजनेस में जब भी जो भी हमने ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड की हैं और उनके जो अकाउंट बनाए हैं, फिर हमें एक परफॉर्मेंस की स्टेटमेंट और एक पोजीशन की स्टेटमेंट बनानी होती है जिसे कहा जाता है समराइजिंग। परफॉर्मेंस की स्टेटमेंट को कहा जाता है ट्रेडिंग या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और जो स्टेटमेंट हमारी पोजीशन बताती है उसे कहा जाता है बैलेंस शीट। पांचवा स्टेप हमारा होता है पूरे साल में हमने जो भी यहाँ से हमें परफॉर्मेंस और पोजीशन के बारे में पता चला है उसे हम एनालाइज करते हैं, और इंटरप्रिटेशन में इसका मतलब होता है कि फ्यूचर प्लानिंग भी आप इस तरीके से कह सकते हो इस चीज को। फिर जो भी हमारे पास अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन होती है उसे हमें कम्युनिकेट करना पड़ता है उसके यूजर्स को। अब यूजर्स कितने टाइप के होते हैं थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। तो जो हमारी अकाउंटिंग प्रोसेस है इसके पहले जो 3 स्टेप होते हैं इसे कहा जाता है बुक कीपिंग, और बाद के जो 3 स्टेप हैं उसे कहा जाता है अकाउंटिंग। अब जब आपको प्रोसेस मतलब पता चल गई है तो अब आते हैं इसकी डेफिनेशन पे। तो इसकी डेफिनेशन है अकाउंटिंग इज द प्रोसेस of collecting, recording, classifying, summarizing, and communication financial information to the users। मतलब हमें फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करनी होती है उसके यूजर्स को। फिर बात आती है कि यूजर्स कौन होते हैं। तो यूजर्स हमारे 2 टाइप के होते हैं। पहला हमारा होता है इंटरनल, दूसरा हमारा होता है एक्सटर्नल। तो पहला हमारा जो यूजर है इंटरनल में वो होता है ओनर जिसको हम प्रोप्राइटर भी बोल सकते हैं। तो ये अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को यूज करता है। ये वैसे यूज क्यों करता है, इसे मेन चाहिए होता है क्या, बिजनेस में इसने पैसे लगाए हैं तो ये प्रॉफिट्स या लॉस से रिलेटेड चीजों के लिए एनालाइज करता है बिजनेस की या फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को। जो मैनेजमेंट है उन्हें करनी होती है फ्यूचर प्लानिंग, तो उसके लिए वो एनालाइज करते हैं सारे के सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। एक्सटर्नल में हमारे काफी सारे आते हैं, जैसे पहला बैंक या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। इन लोगों का काम होता है ये हमें पैसा उधार में देते हैं, तो ये हमारी परफॉर्मेंस को इसलिए चेक करते हैं टाइम टू टाइम ताकि उन्हें एक तरीके से ये पता चल जाए कि बिजनेस उनके पैसा रीपे कर पाएगा भी या नहीं। सरकार होती मतलब सेकंड हमारा जो यूजर है वो है गवर्नमेंट, इनको चाहिए होता है टैक्स। सप्लायर ये भी हमें गुड्स उधार में मतलब प्रोवाइड कराते हैं तो इनको भी हमें पेमेंट देनी होती है। तो ये भी एक तरीके से हमारे यूजर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के या फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को, जिससे इन्हें ये पता चल जाए कि हाँ बिजनेस के पास पैसा है वो टाइम से इनकी पेमेंट कर देंगे। उसके बाद वैसे 3 4 याद रखोगे काफी होता है, कस्टमर, पब्लिक, रिसर्चर, एम्प्लॉयज। तो ये मेन है हमारे एक्सटर्नल यूजर्स। उसके बाद आता है ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। हमारे पास 3 ब्रांच होती है अकाउंटिंग की। पहली होती है हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो हम 11th क्लास में पढ़ रहे हैं। जो भी हमारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है उनको रिकॉर्ड करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, फिर उसके बाद बिजनेस की परफॉर्मेंस और पोजीशन पता करते हैं। दूसरी हमारी ब्रांच होती है कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग मेन हमें किसी प्रोडक्ट को बनाने में कितनी कॉस्ट लगी है वो प्रोवाइड करती है जिससे हम उसका सेलिंग प्राइस डिसाइड कर सके। तीसरी हमारी अकाउंटिंग की ब्रांच होती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये हमें पैसों को मैनेज करना सिखाती है कि कहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करके ज्यादा से ज्यादा रिटर्न कमाया जा सकता है। तो
उसके बाद आता है हमारा ऑब्जेक्टिव, फंक्शन, और एक पॉइंट है हमारा एडवांटेजेस। ये तीनों चीजें बस बताने का तरीका बदलता है यहाँ पे, लेकिन तीनों में पॉइंट्स लगभग सेम आते हैं। तो वहां के पॉइंट याद करने के लिए अगर आपको प्रोसेस याद है तो फिर आप फंक्शन, ऑब्जेक्टिव और एडवांटेजेस उसके 5 पॉइंट प्रोसेस से ही बना सकते हो। कैसे बनेंगे? तो ये जो पहले 3 होते हैं हमारे पास पॉइंट, इसको बोला जाता है सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। तो पहली आप एडवांटेज, ऑब्जेक्टिव या फंक्शन, तीनों में से कुछ भी बोलो, पहला बोला जा सकता है कि अकाउंटिंग हमें सिस्टमैटिक रिकॉर्ड प्रोवाइड कराती है। समराइजिंग से हमारे बनते हैं 2 पॉइंट। एक बनता है परफॉर्मेंस, एक बनता है पोजीशन। इस तरीके से बोला जा सकता है कि अकाउंटिंग हमें बिजनेस की परफॉर्मेंस मेजर करके दे देती है और बिजनेस की पोजीशन भी बता देती है। तीसरा जो हमारा पांचवा स्टेप था, उससे हमारा एक पॉइंट और बनेगा कि ये मैनेजमेंट को असिस्टेंस प्रोवाइड कराती है। सिक्स्थ हमारा पॉइंट बन जाता है कम्युनिकेशन टू यूजर्स। तो ये हमारे 5 पॉइंट बन जाते हैं जिसको आप ऑब्जेक्टिव, फंक्शन या फिर एडवांटेजेस कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए अब पढ़ते हैं एक बार इनको। तो अगर मैं बात करूं एडवांटेजेस की, तो पहली है कि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट बिजनेस, वही जो सिस्टमैटिक रिकॉर्ड वगैरह प्रोवाइड करती है, और इसमें आप परफॉर्मेंस और पोजीशन दोनों बातें भी लिख सकते हो। मैनेजमेंट को असिस्ट करती हैं, मेमोरी को रिप्लेस करती हैं। इसको एग्जैक्टली बोला जाता है मेमोरी को रिप्लेस करना, मतलब हमारे पास अगर सिस्टमैटिक रिकॉर्ड है तो हमें कुछ भी चीज़ याद रखने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक सारा रिकॉर्ड हमारे पास होता है। तो उसको मेमोरी को रिप्लेस करना इस तरीके से भी बोला जा सकता है। बाकी एडवांटेजेस हैं कंपैरेटिव स्टडी। हम अपने बिजनेस के एक साल को दूसरे साल से भी कंपेयर कर सकते हैं, जिसको बोला जाता है इंट्रा फर्म कंपैरिजन। या फिर एक बिजनेस को दूसरे बिजनेस से भी कंपेयर किया जा सकता है, जिसको बोला जाता है इंटर फर्म कंपैरिजन। टैक्स लायबिलिटी को भी सेटल करने में हेल्प करती है। अगर हमारे पास अकाउंटिंग हम यूज कर रहे हैं तो उसकी एक एडवांटेज ये है कि हमें परफॉर्मेंस, मतलब बिजनेस की परफॉर्मेंस पता चल जाएगी, मतलब हमने कितना पैसा कमाया है। तो उससे टैक्स की लायबिलिटी को सेटल करने में भी आसानी होगी। अगर मैं किसी से लोन वगैरह लेने जाऊंगा तो वो मुझसे पूछता है कि हमारे पास कितनी एसेट्स है, तो लोन लेने के लिए भी ये हमें हेल्प करती है। एविडेंस इन कोर्ट, तो ये एक सोर्स डॉक्यूमेंट वाला टॉपिक है जो चैप्टर नंबर 7वां है, उसमें हम डिस्कस करेंगे। तो वो वाली चीज़ें कोर्ट में एविडेंस के तौर पे दिखाई जा सकती है। तो ये हेल्पफुल इन डिसीजन मेकिंग, ये भी हमारा एक पॉइंट है। उसके बाद आते हैं ऑब्जेक्टिव, वही सेम है यहाँ पे भी पॉइंट। मेंटेनिंग सिस्टमैटिक रिकॉर्ड, प्रॉफिट, पोजीशन, मैनेजमेंट को असिस्ट करना और प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू यूजर्स। फंक्शन में भी देख सकते हो आप, सेम है। मेंटेनिंग मेंटेनिंग सिस्टमैटिक रिकॉर्ड, ascertaining प्रॉफिट लॉस, बिजनेस पोजीशन, असिस्टेंस टू मैनेजमेंट, यूजर्स को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराना और प्रोटेक्शन टू असेट्स। तो ये आप डिटेल में आप एक बार बुक से भी पढ़ सकते हो। यहाँ पे इस वीडियो में हम क्विक रिवीजन करेंगे, तो मेन मेन पॉइंट हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो उसके बाद आती है लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग की जो लिमिटेशन है, सबसे पहली तो लिमिटेशन है कि ये फुल्ली एग्जैक्ट नहीं होती, क्योंकि ये अजम्पशन बेस्ड होती है। जैसे हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं 10%, 20%, वो बिजनेस टू बिजनेस भी कई बार वेरी कर सकता है। या फिर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स वाली अगर एक पॉइंट आए, तो हर बिजनेस अपने पास्ट एक्सपीरियंस से देखता है कि अगर मैं 1 लाख रुपए की सेल कर रहा हूँ तो ऑन एन एवरेज उसमें से कितने डाउटफुल निकलते हैं। तो आगे की पॉलिसीज वो उसी पे बेस्ड होती हैं सारी। तो इसलिए बोला जाता है कि अकाउंटिंग फुल्ली एग्जैक्ट नहीं होती। दूसरा पॉइंट है अकाउंटिंग डज नॉट इंडिकेट रियलाइजेबल वैल्यू। मतलब अगर मैंने 5 लाख की कोई कार खरीदी है, 2 साल मैंने उसे चलाया, तो मान लो 2 लाख का डेप्रिसिएशन लगा, तो बुक में वैल्यू कितनी शो हो रही है? 3 लाख। लेकिन क्या वो एक्चुअल में 3 लाख में मार्केट में बिक पाएगी? एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। इसलिए बोला जाता है कि ये रियलाइजेबल वैल्यू नहीं नहीं बता पाती। तीसरा पॉइंट है हमारा अकाउंटिंग इग्नोर्स क्वालिटेटिव एलिमेंट। तो हमने पढ़ा था, जब इसकी पहला ये पढ़ा था कि जिन ट्रांजैक्शन को हम मेजर कर पाएंगे मनी टर्म में, बस उन्हीं को रिकॉर्ड किया जाता है। तो हमारा स्टाफ कितना अच्छा है, ओवर टाइम करता है, हमारे बिजनेस रिलेशन कैसे हैं, हमारे पास कुछ सरकार ने कुछ स्कीम्स वगैरह निकाली है, उसमें हम हमारा कुछ वो फायदा हो रहा है। तो ये वाली चीजें अकाउंटिंग नहीं बता पाती। चौथा पॉइंट है हमारा अकाउंटिंग इग्नोर्स द अफेक्ट ऑफ प्राइस लेवल चेंजेस। एक हमारा प्रिंसिपल होता है हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल, जिसमें कहा है एक बार हमने असेट्स जो परचेज कर ली, वो हम मार्केट में उसके वैल्यू चेंज होने से हम उसके बुक में वैल्यू चेंज करके नहीं दिखाएंगे। जो भी कैलकुलेशन होगी बाद में, डेप्रिसिएशन वगैरह जो भी कैलकुलेट किया जाएगा, वो उसी प्राइस पे कैलकुलेट किया जाएगा। तो अगर मार्केट में चेंजेस आ रहे हैं तो उसका अकाउंटिंग पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, कि ये भी आप बोल सकते हो इसको। पांचवा पॉइंट है अकाउंटिंग में लीड्स
टू विंडो ड्रेसिंग, मतलब मैं अपने फायदे के लिए अकाउंट्स को मैनिपुलेट करूं, क्योंकि अकाउंट तो हम खुद ही बनाते हैं। तो अगर मैं ट्रांजैक्शन एक दो एक्स्ट्रा डाल दूं, मतलब मान लो मैंने कार खरीदी भी ना हो फिर भी वो मैं एंट्री डाल के दिखा दूं कि हमारे पास कार भी है, तो बुक्स तो यही शो करेंगे ना कि हमारी मतलब पोजीशन काफी अच्छी है, लेकिन एक्चुअल में वैसी सिचुएशन नहीं होती, तो उसको बोला जाता है विंडो ड्रेसिंग। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बुक कीपिंग। अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था, जो पहले 3 स्टेप होते हैं उसे कहा जाता है बुक कीपिंग। Bookkeeping is a part of accounting. The process of recording transaction in systematic manner and classifying them into ledger. तो ये पहले 3 स्टेप थे जो हमारी बुक कीपिंग कहलाती है। उसके बाद है अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी इज अ सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग, मतलब इट एजुकेट्स हाउ टू मेंटेन द बुक्स ऑफ अकाउंट। मतलब हमने ये तो पढ़ लिया कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना होता है, लेकिन हमारे जो रूल्स होते हैं, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, वो हमें बताते हैं कि कौन सी चीज डेबिट की जाएगी, कौन सी क्रेडिट की जाएगी। उसी को कहा जाता है अकाउंटेंसी। मतलब ये हमारे प्रिंसिपल्स वगैरह होते हैं जिसके मतलब जिनको बेस लेके हम पूरी अकाउंटिंग करते हैं। फिर बात आती है अकाउंटिंग हमारी आर्ट है या साइंस है? ये हमारी दोनों होती है, आर्ट भी होती है और उसके साथ साथ साइंस भी होती है। आर्ट क्यों होती है? आर्ट इज द टेक्निक विच हेल्प्स अस टू अचीव आवर डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव। एनी और तो इसलिए ये आर्ट होती है। उसके बाद साइंस क्यों है? एनी ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज बेस्ड ऑन सर्टेन बेसिक प्रिंसिपल्स इज अ साइंस। क्योंकि ये प्रिंसिपल बेस्ड है तो साइंस है, और क्योंकि ये हमें बताती है कि किस तरीके से हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल कर सकते हैं, तो इसलिए ये हमारी क्या होती है? आर्ट होती है। उसके बाद है कितने टाइप की हमारे पास अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन होती है? हमारी 3 टाइप की इंफॉर्मेशन होती है। इसके लिए मैंने एक वर्ड बताया था, पीपीसी, मतलब इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू प्रॉफिट, इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू पोजीशन और इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू कैश फ्लो। तो आप पीपीसी याद रखोगे तब भी काम इससे चल जाएगा। इन ये जो 3 हमारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होती है, इसके कुछ क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स भी होते हैं। पहला है हमारा रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का मतलब है अगर मैं प्रिंसिपल को यूज करके अपनी अकाउंटिंग कर रहा हूं, तो मतलब लोगों का विश्वास बनेगा कि है मैंने अकाउंटिंग सही की है, उसको बोला जाता है रिलायबल। दूसरा है रिलेवेंस। अगर अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मेरी जो भी हमारा मतलब यूजर है उसकी जो भी नीड है अगर उसको सेटिस्फाई कर दे, तो उसको बोला जाता है कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन रिलेटिव है। अंडरस्टैंडेबिलिटी, मतलब ऐसी लैंग्वेज में होना चाहिए जिसको हर एक यूजर आसानी से समझ सके। ऐसी लैंग्वेज में होना चाहिए कि या इस तरीके से बनाई इंफॉर्मेशन ऐसी होनी चाहिए जिससे मैं कंपेयर कर सकूं दूसरे बिजनेस से, या फिर अपने ही मतलब पिछले साल के प्रॉफिट या पोजीशन को कंपेयर कर सकूं दूसरे सालों से, ऐसा बोला जा सकता है। ठीक है। उसके बाद है हमारा सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। हमारे पास 2 सिस्टम होते हैं। पहला होता है सिंगल एंट्री सिस्टम, एक होता है हमारे पास डबल एंट्री सिस्टम। तो सिंगल एंट्री सिस्टम का मतलब होता है, in this, all transactions are not recorded on double entry basis. Only personal account and cash book are maintained under this system. Accounts maintained under this system are incomplete. इसका दूसरा नाम क्या है? Incomplete books of accounting, क्योंकि इसमें सारी की सारी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं की जाती, सिर्फ और सिर्फ पर्सनल नेचर की ट्रांजेक्शन और कैश बुक रिकॉर्ड की जाती है। तो इसलिए ये अनसिस्टमेटिक होता है और फुल्ली रिलायबल भी नहीं होता। दिस सिस्टम इज ऑल्सो, तो इसका दूसरा नाम क्या है? इनकम्प्लीट बुक्स ऑफ अकाउंटिंग। उसके बाद हमारा अगला सिस्टम है डबल एंट्री सिस्टम। इट इज अ सिस्टम विच रिकॉग्नाइजेज एंड रिकॉर्ड बोथ एस्पेक्ट, मतलब डेबिट वाली साइड भी रिकॉर्ड की जाती है और क्रेडिट वाली साइड भी। द डबल एंट्री सिस्टम हैज प्रूव्ड टू बी अ साइंटिफिक एंड कंप्लीट सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। इसके फीचर्स क्या क्या है? हर एक ट्रांजेक्शन का कंप्लीट रिकॉर्ड होता है। टू फोल्ड मतलब डेबिट वाला भी और क्रेडिट वाला भी। रिकॉग्नाइजेज टू फोल्ड ऑफ एवरी ट्रांजेक्शन, वन एस्पेक्ट इज डेबिटेड एंड अनदर इज क्रेडिटेड, इसलिए टोटल ऑफ डेबिट इज इक्वल टू टोटल ऑफ क्रेडिट। तो इससे हमारी अर्थमेटिकल एक्यूरेसी भी चेक हो जाती है जब हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। इसकी एडवांटेज क्या है? एक तो ये साइंटिफिक सिस्टम है, पूरी कंप्लीट मतलब जो भी ट्रांजेक्शन होती है उसके जितने अकाउंट्स इन्वॉल्व होते हैं सारे के सारे रिकॉर्ड किए जाते हैं। अर्थमेटिकल एक्यूरेसी भी चेक की जा सकती है कि कुछ हमने गलत तो नहीं किया। प्रॉफिट पता चलता है, पोजीशन पता चलती है, मैनेजमेंट को असिस्ट भी करती है। उसके बाद कंपैरेटिव स्टडी भी पॉसिबल होती है इसके चलते। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 1,
इसके बाद मतलब सेम वीडियोस की मैं पूरी एक सीरीज बनाऊंगा जिसमें सारा का सारा 11th क्लास का थ्योरी वाला पार्ट में रिकॉर्ड करूंगा। अगर आपके पास ये नोट्स है तो अच्छी बात है, वरना इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।